नमस्कार दोस्तों, प्रिंस हेयर। दोस्तों, आने वाले जो एग्जाम्स हैं, जो बीपीएससी के जो सारे एग्जाम्स हैं, है ना, बीपीएससी के एग्जाम्स जो भी आने वाले हैं, उसमें हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है जिसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का यानी साइंस पोर्शन, जिसका लगभग 30 मार्क्स तक का वेटेज रहता है। तो उसमें हम लोगों ने शुरू किया है इस मॉडर्न ऑफिसर्स चैनल पे एक प्लेलिस्ट आपको दी जाएगी, और उस प्लेलिस्ट में हम लोग सीक्वेंस वाइज जो थीम बेस्ड, जिस पे बीपीएससी और बिहार दरोगा और बिहार एसएससी जो सारे एग्जाम्स है बिहार रिलेटेड, वो जो थीमेटिक क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उस पे ये प्लेलिस्ट आपको दी जा रही है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। इसका आप लोग, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसका जितना से जितना लाभ उठा सके इसे अपने दोस्तों के साथ, भाइयों बहनों के साथ शेयर करें। इसमें कोई शुल्क नहीं है। ये जो सीरीज है, ये एक्सपीरियंस फैकल्टीज जो कि अनअकैडमी में काम कर चुके हैं, अनअकैडमी दृष्टि आईएएस में काम कर चुके हैं, उन लोगों की हमारी एक टीम है, और हम लोग बहुत मेहनत से ये बच्चों को प्रोवाइड करा पा रहे हैं दोस्तों। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लगे तो अपने साथी, अपने भाइयों बहनों के साथ शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे जो गरीब बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम के समय में जो रिवाइज नहीं कर पाते हैं, उनका एक रिवीजन मॉड्यूल, रिवीजन कैप्सूल की तरह आप इसे ले सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर ये वीडियो लेक्चर्स को अगर आप 5 बार रिवाइज कर लेते हैं, 5 बार पूरा देख जाते हैं, तो यकीन मानिए इस वीडियो लेक्चर के एंड होने के बाद वर्क पावर एनर्जी यानी वर्क एनर्जी पावर के जितने भी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप उसे चवन्नी भर का समझ पाएंगे दोस्तों। आप उसे आराम से कर पाएंगे। आपसे अनुरोध है कि जब भी आप वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, तो वीडियो लेक्चर कंप्लीट के बाद तुरंत आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे घटना चक्र या भी कोई भी अदर बुक का आप इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आप इसका लाभ उठाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूं दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर। अगर आप वर्क एनर्जी पावर के देखेंगे दोस्तों, तो इसमें बहुत ये इंपॉर्टेंट थीम है। इस बार की अगर आप 71वीं और 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा देखेंगे और पिछले बार की जो बिहार दरोगा की परीक्षाएं हुई हैं, उसमें वर्क एनर्जी पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, जिससे ये कमीशंस जो ऑफिसर्स की भर्ती करता है वो पूछता है। बिहार में जितने भी एग्जाम्स होंगे, इसमें क्वेश्चंस इससे एकदम 100% आएगा ही आएगा। इस बार का 71वीं अगर प्रीलिम्स का अगर आप पेपर देखते हैं, तो उसमें एनर्जी का जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। सो उसी को ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं वर्क एनर्जी पावर। सो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा वर्ड आता है वर्क। वर्क होता क्या है? वर्क हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि हमें कुछ काम करना चाहिए, हमें काम करके जग में कुछ नाम करना चाहिए। लेकिन क्या ये वर्क और जो लिटरेचर में हम लोग पढ़ते हैं वो वर्क सेम है? जी नहीं। फिजिक्स में वर्क का मतलब एकदम अलग होता है। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी के अनुसार हम लोग वर्क को करते हैं दोस्तों। वर्क एनर्जी पावर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, तो ये आप इसको जब क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप इसे चवन्नी भर का सवाल समझ के आराम से इसे अटेम्प्ट ले सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्क। वर्क में देखिए, वर्क क्या होता है कि अगर कोई बॉडी, जैसे कि ये यहाँ पे एक बच्ची बैठी है, ये एक बॉडी है। फिजिक्स में एक क्या है? एक बॉडी है। ये जब अपना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, अपने पोजीशन को चेंज करता है। ये कब पोजीशन चेंज करेगा? न्यूटन का पहला नियम इसको रोकेगा, है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमने पुराने लेक्चर्स में देखा है कि कैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करता है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसको जाकर के अवश्य देख लें। सेकेंड लेक्चर वही है हमारा मोशन चैप्टर में, है ना। तो इस पे न्यूटन का पहला लॉ काम करेगा। लेकिन न्यूटन का सेकेंड लॉ ये भी कहता है, फर्स्ट लॉ ये भी कहता है कि अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स, है ना, यही बस खेल है। अनलेस एंड अनटिल
एक्सटर्नल फोर्स, है ना, अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स है। अब देखिए इसका ये भाई है जो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, तो जब भी किसी भी बॉडी का, किसी भी सब्सटेंस का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, एक फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट हो और फोर्स लगे तो वैसे कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि वर्क हुआ है। इसको अगर डिफिनेशन वाइज अगर हम देखेंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इफ अ बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, है ना, टू एनी अदर पोजिशन हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट डी, देन इट इज सेड टू बी इट इज सेड दैट द वर्क हैज बीन डन। तो वर्क को हम लोग कैसे लिखते हैं, वर्क को हम लोग मैथमेटिकली W लिखते हैं और इसको FS cos थीटा से डिनोट करते हैं। F यहाँ पे क्या है, F हमारा यहाँ पे फोर्स है, आप लोग जानते हैं। S हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ना, S हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और cos थीटा, देखिए ये जो एंगल है, मान लीजिए कोई भी आप फोर्स लगाएंगे तो कोई ना कोई एंगल से लगाएंगे। जैसे कि आप एक आपका अलमीरा है, आप इसको ऐसे करके, आप हैं जो इस पे ऐसे करके फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ एंगल तो जरूर आपके बीच में और इसके बीच में सबटेंड होगा। तो इस कंडीशन में जो एंगल है उसको हम लोग cos थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों अभी क्या है, अभी आराम से आप समझ जाइएगा, है ना। तो वर्क का बस हमको फॉर्मूला याद रखना है। इसे देखिए बीपीएससी में आजकल न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा रहे हैं, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं बीपीएससी में, जितने भी एग्जाम डीएसओ का, एफएओ का क्वेश्चन, उसमें आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस हमें देखने को न्यूमेरिकल बेस मिला है। तो आपको ये याद रखना है, W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा। अब देखिए ये कैसे काम करता है, जैसे कि ये इसमें देखिए आप वर्क कैसे डिनोट करेंगे। यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इसमें अगर इस डायग्राम को रेफरेंस मान के अगर हम लोग निकालते हैं वर्क, तो क्या हो जाएगा, वर्क बराबर फोर्स। देखिए फोर्स क्या है, फोर्स ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ना, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो कितना हो जाएगा, हमारा फोर्स हो जाएगा 55 एस कितना है हमारा, डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना मीटर, ये 30 मीटर लेके जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर हो जाएगा। और इसमें cos थीटा यानी cos थीटा यानी cos 30 कितना होता है, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, cos 30 √3/2 होता है। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 50 × 30 इंटू इसका जो cos 30 का वैल्यू है वो हम यहाँ पे जो √3/2 होता है। माफ करना अगर कुछ गड़बड़ी होंगी तो आप हमें एक बार यहाँ पे कमेंट करके जरूर करेक्ट कर लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से cos 30 की वैल्यू √3/2 ही होता है। एक मिनट मैं इसे चेक ही कर लेता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि cos 30 की वैल्यू कितनी है। आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे। वैल्यू ऑफ cos 30, यस, cos 30 इज इक्वल टू √3/2। तो आप इसको ऐसे करके कितना आ जाएगा हमारा, 5 × 1500, है ना, ये हमारा आ जाएगा। और इंटू √3/2 पाकस आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। मेरा यहाँ पे मेन मकसद आपको फार्मूला और फार्मूला के बेसिस पे चीज़ों को समझाना है। तो होप आपको वर्क समझ में आएगा। अच्छा, अब एक यहाँ पे cos थीटा ही क्यों लगा, sin थीटा क्यों नहीं लगा। देखिए जब भी कोई फोर्स लगता है, अपने रेक्टेंगुलर ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा, तो वो फोर्स जो होता है ना, दो कंपोनेंट में टूटता है। जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जैसे मान लीजिए कोई अगर फोर्स हम F लगा रहे हैं तो उसमें फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसका जो बेस का जो वैल्यू होता है, यानी वो हमारा, उसको हम लोग कॉस कंपोनेंट कहते हैं, और ये इसका साइन कंपोनेंट होता है। बस आपको अभी इतना याद रखना है। इसके पूरे डिटेल में आपको 11th क्लास में पढ़ना होता है, लेकिन बस हमको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, बस हमको उतना ध्यान रहे। इसका जो बेस का जो वैल्यू होता है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम लोग कॉस बोलते हैं, और परपेंडिकुलर और वर्टिकल कंपोनेंट को साइन में टूटता है। तो ये फोर्स हमारा, इसीलिए हमारा देखिए ये हमारा क्या है, बेस का वैल्यू है, इसीलिए हम लोग यहाँ फॉर्मूला में लगाते हैं क्या, FS cos थीटा। तो ये हमारा वर्क होता है। अब देखिए वर्क
पे बहुत सारा क्वेश्चंस हमारा बनता है ना। वर्क पे बहुत सारा कुछ कंफ्यूजिव टॉपिक्स भी बीपीएससी कभी कभी पूछती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये जो वर्क की वैल्यू है ना, ये थीटा के वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर कॉस, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉस की वैल्यू डिग्री के हिसाब से क्या होती है, थीटा का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होती जाएगी। जैसे कि अगर अब जैसे देखिए एक कूली है, जैसे एक मैं एग्जांपल के तौर पे ही बताता हूँ, ये कूली है, ये अपने सर पर कुछ सामान लोड करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो ये दिखने में तो लगेगा कि काम बहुत कर रहा है बेचारा, बहुत कमासुत है, मतलब बहुत है, हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं ना कमासुत है ना। फैंसी मीडियम को नहीं समझ में आएगा, ये कमासुत है मतलब काम करने वाला है। लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वर्क जीरो है। अब आप हैरान में आ गए होंगे कि भाई ये तो बहुत भारी सामान लेकर के ट्रेन से रेलवे स्टेशन से बाहर लेके जाता है, टैक्सी में लेके जाता है, लेकिन इसका वर्क जीरो कैसे आया। देखिए ये एक फिजिक्स की चाल है, आप फिजिक्स की चाल को आपको समझना पड़ेगा। यही चीज है जो फिजिक्स को और सब्जेक्ट से अलग बनाता है ना। बस छोटा सा एक एग्जाम्पल दे करके आपको समझाता हूं। देखिए हम लोग जानते क्या है, W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा मान लीजिए कोई भी उसके कितना भी फोर्स लगाए, कितना भी दूर जाए, लेकिन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर में क्या होती है, 90 डिग्री होती है। और तो अगर हम 90 डिग्री करेंगे कॉस 90 क्या हो जाएगा, कॉस 90 हमारा जीरो आ जाएगा। तो हमारा वर्क बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये टोटल मल्टीप्लाई में होता है तीनों। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई फोर्स का कंपोनेंट अगर जीरो है, अगर तो हमारा वर्क थीटा की वैल्यू अगर 90 हो जाएगी तो हमारा वर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, है ना। जैसे कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी हम लोग आगे देखेंगे, वो भी क्या होती है, जीरो ही होती है। अब देखते हैं इसके क्वांटिटी पे, होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जैसे ये कैसा क्वांटिटी है, कभी कभी पूछ देगा, वर्क दे देगा ऑब्जेक्टिव में, वर्क इज स्केलर, वेक्टर, टेंसर और नन ऑफ द एबव। तो आप उसको कैसा क्वांटिटी मानेंगे, वर्क एक क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट इसकी होती है जूल। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, उसका एईडीओ का जो अभी नया आया है, एईडीओ हो गया, या फिर दरोगा का पेपर हो गया, दरोगा का पेपर, या फिर बिहार एसएससी सीजीएल का जो पेपर है उसमें आप देखिएगा, या फिर +2 लेवल का जो कलर का एग्जाम है उसमें आप देखिएगा, इसी टॉपिक से आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आपको दिखेंगे। क्योंकि साइंस का एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है, लगभग 30 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते, बहुत इजी टॉपिक है, बस समझने का बस फेर है ना। तो वर्क बराबर क्या हो गया, वर्क का ऐसा यूनिट हो गया क्या, वर्क का ऐसा यूनिट हो जाता है जूल, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये दोनों फैक्ट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, है ना। उसी तरीके से वर्क में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो डिपेंड ये करता है वर्क बराबर, अब जैसे देखिए मान लीजिए कॉस जीरो है, तो हमको पता है कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो वर्क। तो जब पूरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यानी सेम डायरेक्शन में ही अगर होगा, है ना, तो वर्क मैक्सिमम कब होगा, वर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा थीटा का वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो, है ना। क्योंकि तभी तो हमको पता है, देखिए हो जाएगा वर्क बराबर एफ एस कॉस 0। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, और ये 1 होता है कॉस 0 1, तो यानी जितनी भी वर्क की वैल्यू मैक्स, तो पूछ देगा आपसे व्हेन विल बी द वर्क मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू, तो 90 डिग्री 80 डिग्री। तो हमें हमेशा बताना है कॉस 0 डिग्री अगर थीटा रहेगा तो वर्क हमारा मैक्सिमम होता है, और सबसे मिनिमम वर्क कब होगा, वर्क मतलब 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होता है। यही दोनों टॉपिक से आपको देखिएगा घुमा घुमा के सवाल पूछते रहता है। तो होप आपको वर्क अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, है ना। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी, है ना। अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगला हमारा टॉपिक है एनर्जी।
एनर्जी क्या होता है ना। एनर्जी देखिए ये एक वर्क से ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। हम लोग देखते हैं एनर्जी डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे आपको टीवी पे आप ऐड देखते होंगे, बूस्ट इज अ सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी वगैरह वगैरह, बहुत सारे चैनल्स पे भी या टीवी पे भी आप ऐड देखते हैं, है ना। तो इस सब में चीज मतलब समझते हैं एनर्जी होता क्या है भाई, किसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, होता क्या है भाई एनर्जी, है ना। ये एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है और ये चूंकि कंफ्यूजिव है तो थोड़ा सा इसको आप समझना की कोशिश करेंगे। देखिए एनर्जी क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कैपेसिटी, मतलब वही रेट हुआ, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। बस यही, इसको कहीं कहीं कैपेसिटी रहेगा, कहीं कहीं रेट दिया रहेगा, तो हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो एनर्जी एक प्रकार का, यानी एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, है ना। ई बराबर डब्ल्यू बाई टी भी बोल सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क का जब हम टाइम के साथ कंपेयर करेंगे तो एनर्जी क्या होगा, उस कंपोनेंट को क्या कहेंगे, उस वर्क को हम, वही वर्क हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए हम लोगों ने पुराने क्लासेस में भी पढ़ा है, अब अगर एनर्जी को देखते हैं तो एनर्जी की जो हमारी जो यूनिट्स होती हैं, एनर्जी की यूनिट्स क्या होती है हमारी, एनर्जी हमारी जो यूनिट है, एनर्जी इज कौन सा क्वांटिटी होता है बताओ जैन जी, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, आप हमेशा याद रखिएगा और इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। इसका एसआई यूनिट भी क्या होगा, जूल होगा भाई, वर्क अपॉन टाइम ही तो जूल होता है ना। व्हेन जूल को, एक जूल को कैसे डिफाइन करते हैं, एक जूल को कैसे डिफाइन करो, व्हेन वन यूनिट ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, है ना, इसी को ना बोलते हो, वन यूनिट ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 जूल, है ना। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये एनर्जी और वर्क का यूनिट, दोनों का यूनिट क्या होगा, जूल होता है ना। तो होप आप ये समझ में आया होगा। अब जैसे देखिए, अब एक होता है मैकेनिकल एनर्जी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, अब थोड़ा सा गौर से इसको समझिएगा, एनर्जी डेवलप्ड इन अ बॉडी, है ना, ड्यू टू वर्क डन ऑन इट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। देखिए अब गौर से देखिए, मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं, जब भी एनर्जी के कारण कोई हमारा मैकेनिकल काम होता है और उसमें जो एनर्जी आएगा उस एनर्जी को क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे, है ना। एनर्जी बहुत तरह का होता है ना, टाइप्स ऑफ एनर्जी में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग हो गया, है ना, मैकेनिकल एनर्जी अलग होता है, केमिकल एनर्जी हो गया, हमारा ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, रेडिएंट एनर्जी। तो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी, डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी कैसे कहेंगे, आपका जो पंखा है, पंखा वो चल रहा है ना, वो चल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक सप्लाई जा रहा है और इलेक्ट्रिक सप्लाई के कारण वो उसका जो मोटर है वो क्या कर रहा है, उसका कॉइल है जो मूव कर रहा है और वो हमें हवा दे रहा है, यही तो हो रहा है। तो वहां पे अगर फैन में अगर देखेंगे, अगर आप फैन को सिंपल जो आपके सर के ऊपर जस्ट अभी टंगा है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में। कुछ काम कर रहा है तभी तो हमें हवा दिख रहा है ना, हवा लग रहा है। तो वहां पर क्या है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। एनर्जी की एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि एनर्जी का एक लॉ होता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए इस बार बीपीएससी से ना इससे डायरेक्ट सवाल आया था, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए एनर्जी का एक लॉ होता है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन था, सोचिए, है ना, बट
it can be changed into one to another form, one to another form। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप जैसे बहुत सारे बच्चे इस बार गलत करके हैं 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, है ना। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज और ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। जैसे कि आप इसको देखिए, हमने फैन का एग्जाम्पल दिया, है ना। फैन का एग्जांपल देखिए, उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, इनपुट। देखिए बस इसमें कुछ नहीं करना है, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, उसमें हमको बस इनपुट और आउटपुट देखना होता है। उसमें क्या होता है, इनपुट क्या जा रहा है और आउटपुट क्या है ना। इसको आप फील भी कर सकते हैं। फैन में क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक, बिजली जाएगी तभी तो मैकेनिकल, तो हमें इलेक्ट्रिकल टू किस में हो रहा है, मैकेनिकल में हो रहा है ना। फैन के बाद आप देखिए डायनामो, डायनामो आपने देखा होगा, है ना। उसमें क्या होता है, डायनामो में क्या होता है, हम लोग मोटर को घुमाते हैं, जो हमारा जनरेटर में लगा होता है, उसमें क्या होता है, मैकेनिकल, यानी मोटर रिलेटेड जितना भी होगा, जो भी इसमें दिखेगा कि कुछ घूम रहा है, कुछ काम हो रहा है, मैकेनिकल टू देता क्या है, डायनामो हमें क्या देता है, हमें इलेक्ट्रिक देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना। इसका इनपुट क्या होगा, मैकेनिकल। हम लोग जनरेटर, वो चक्का देखते हैं ना जनरेटर में, पुराना जनरेटर देखोगे शादी विवाह के पंडालों में, वो एक गोल सा रोटर उसमें नचते रहता है और साइड से वहां से बिजली निकलता है ना। तो वो एक प्रकार का डायनमो है, वो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है। अब देखिए माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होता है, देखिए जैसे मैं अभी जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो क्या कर रहा है, हमारा साउंड एनर्जी को, है ना, हमारा साउंड एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, साउंड एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, तभी तो आप सुन पा रहे हैं। वरना आप पता नहीं बिहार में कहां बैठे हैं, आप दिल्ली में बैठे हैं, पटना में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, झारखंड में बैठे हैं, लेकिन हमारा जो माइक्रोफोन जो मैं अभी यूज कर रहा हूं, जिससे के माध्यम से ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें क्या है, उस साउंड एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप बैटरी को, फोन को चार्ज करेंगे तभी तो सुन पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इनपुट क्या है, साउंड एनर्जी, और मिल क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप लोगों ने माइक में देखा होगा, बोलते हैं आराम से, लेकिन कितने दूर तक सुनाई देता है ना। तो फ्रीक्वेंसी वगैरह की चीज है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग बस इसमें क्या है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देता है ना। अब देखिए लाउड स्पीकर, डीजे वाले बाबू, है ना। लाउड स्पीकर को आप देखिए, अब आप ही बताइए, सोचिए, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, इसमें कौन सा एनर्जी जा रहा है, इसमें भी क्या जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा है ना। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा है और बन क्या रहा है, साउंड बन रहा है। इसमें साउंड एनर्जी क्या हो रहा है, तभी तो आप गाना सुन के डांस कर रहे हैं। जब तक उसमें बिजली सप्लाई नहीं होगी, वो एनर्जी साउंड में कैसे बजेगी, डीजे बजेगा कैसे। अब देखिए अगला है सोलर सेल। ये डिफरेंट एग्जांपल्स है, आप इसको हल्के में ना ले, ये डायरेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन, इससे एकदम एक सवाल आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप शर्त लगा लीजिए, एईडीओ में, बिहार दरोगा में, इससे आप प्रीवियस ईयर जाके खोल के देख लो मेरे भाई, इससे सवाल आया हुआ आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए सोलर में क्या मिलेगा भाई, इनपुट में क्या हो जाएगा, इनपुट में हमारा हो जाएगा सोलर एनर्जी, इनपुट में क्या होगा, सोलर एनर्जी, है ना। और देगा क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। अब सोलर के बाद हम लोग अगर दूसरा और एग्जांपल देखो, मेरे को सोचने दो, देख लेते हैं ट्यूबलाइट। अब सोचो ट्यूबलाइट जो तुम्हारे घर पे जल रहा है, उसमें क्या है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसमें बन रहा है, लाइट एनर्जी बन रहा है, लाइट एनर्जी ना बन रहा है जी, तभी तो तुम देख पा रहे हो, बल्ब जला रहे हो, है ना। उसके बाद अगर तो और हमको याद है तो अब देखो बैटरी अगर हम देखते हैं तो बैटरी में क्या है, देखो बैटरी में है क्या, केमिकल एनर्जी देता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर इतने सारे एग्जाम्पल में तुम गौर से देख पा रहे होगे, पता नहीं देख समझ पाए कि नहीं पाए, ये जो इनपुट आउटपुट का जो तुमको मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, उसमें बस हमको यही देखना, ये मशीन लेता क्या है और देता क्या है। अगर ये तुम समझ गए तो ये मान लो 1 से 2 क्वेश्चन पे तुम्हारा नाम आराम से लिखा रहेगा, ये तुम एग्जाम्स में कभी गलत करके नहीं आओगे। चलो एक चीज और मैं तुम्हें बताता हूं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सितार बजाया है, सितार नहीं बजाया होगा। सितार में क्या होता है,
सितार में देखोगे तो उसके स्ट्रिंग को क्या किया जाता है, ऐसे ऐसे मूव किया जाता है। गिटार जी, गिटार या सितार जो भी हो, उसमें क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या बन रहा है, साउंड एनर्जी बन रहा है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होप आपको समझ में आई होंगी, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग देखें, ये किस पे बेस्ड है, ये हमारा ये फिलॉसफी है ना, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। आप इसको पता नहीं अप्रिसिएट कर पाए कि नहीं, लेकिन इससे 2 से 3 सवाल आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एकदम कोई भी एग्जाम अगर बिहार में कंडक्ट होगा इस कॉन्सेप्ट से, आप इसको स्टार मार्क, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप नहीं विश्वास है, प्रीवियस ईयर जाकर के, मैं बार बार बोल रहा हूं, जाकर के देख लो, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। एनर्जी पे आएगा और इससे एक सवाल तुमको मिलेगा, और एकदम इसी में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी को उठा करके आपको डाल दिया जाएगा। इस बार ये देखो 71वीं में पूछ दिया है, तो हमको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। चलो, होप तुमको समझ में आया। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जैसे देखो, एनर्जी, जो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी अभी बात कर रहे थे, ये मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, मैकेनिकल एनर्जी 2 तरह का होता है। तुम लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा भी होगा। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्या होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे देखो, पोटेंशियल नाम से ही तुमको दिख रहा होगा कि जिसमें हाइट है ना, लिटरेचर वाला मत ले लेना पोटेंशियल, है ना, कि भाई बच्चा में बहुत पोटेंशियल है, थोड़ा सा वर्डिंग में ध्यान देना है। पोटेंशियल एनर्जी वैसा एनर्जी को बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट में एनर्जी कब डेवलप्ड होने का जो मेन कारण है, वो अगर हाइट होता है, अगर हाइट है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इसका तुम देखो, तुम्हारा एक घर है, मान लो तुम बहुत अमीर हो गए, है ना, तुमने 4 मंजिला का एक घर बना लिया, 1 2 3 4, है ना। ये 4 मंजिला 5 मंजिला जो भी जितना भी तुम गिनो, ग्राउंड फ्लोर रखना है कि नहीं। अब जैसे तुमने यहाँ पे एक टैंक लगाया, है ना। अब सोचो यहाँ पर तुमने एक नल लगाओगे और एक यहाँ पे नल लगाओ। अब तुम सोचो, देखो साइंस है ना, सोचने का चीज है। अब सोचो, और एक यहाँ पे नल लगा दिया, है ना। अब सोचो यहाँ पे पानी ज्यादा तेज गिरेगा कि यहाँ पर पानी का प्रेशर ज्यादा होगा, कहाँ होगा जी, यहाँ पे पानी का फोर्स और प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे पानी धीरे धीरे गिरेगा और यहाँ पे पानी ज्यादा तेज में गिरेगा। तो और ये एक एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पानी वही है, लेकिन इसके हाइट के कारण, चूंकि टंकी बहुत ऊंचा जगह पे रख दिया गया, तो इसकी हाइट के कारण इसका जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। पानी की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। इसके कारण से यहाँ पर एनर्जी बढ़ गया, तो वो ज्यादा प्रेशर से, फोर्स से नीचे आएगा। उसी तरीके से मान लो ये वाला तुमको अगर नहीं समझ में है, एग्जाम्पल और देते हैं। 1 मंजिला 2 मंजिला, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, यहाँ पे है ना, तुम उस पर एक छोटा सा कंकड़ यहाँ से गिराते हो, तो हो सकता है उसे बस चोट लगे। लेकिन अगर मान लो तुम 1 मंजिला और यहाँ से वही कंकड़ को अगर गिराओगे तो इस बार उसका सर फट सकता है। ये देखो, ये करके नहीं देखना है, मैं बस समझने के लिए तुमको अपने आराम भाषा में समझने वाली भाषा में करके देखो। प्लीज घर पे इसको ना ट्राई करना, है ना। इन्हें किस बोलना कि सर बताए थे मॉडर्न ऑफिसर्स में, हम लोगों ने ट्राई कर लिया। बच्चों वाली हरकत आपको नहीं करनी है, बस ये समझने के लिए। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इतना ही 5 ग्राम का, ये 50 ग्राम का तुमको एक पत्थर है और यहाँ पे भी 50, तो इसमें यहाँ पे हो सके उसको चोट कम लगे, लेकिन यहाँ पर उसकी डेथ भी हो सकती है ना। तो ये हमको क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि एनर्जी क्या होता है ना, हाइट के कारण जब एनर्जी उसमें किसी बॉडी में उत्पन्न होती है, वही पत्थर है, यही वही पत्थर यहाँ पे भी है, वही पत्थर यहाँ पे भी है, बस जो उसकी हाइट बढ़ा दी गई तो उसके कारण क्या हो गया, उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो वैसे एनर्जी जो हाइट के कारण, by virtue of its height the energy is developed in a object, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। चलो, हो गया पोटेंशियल एनर्जी का काम तमाम। अब पोटेंशियल एनर्जी है ना, अब देखते हैं जैसे पोटेंशियल एनर्जी के कुछ और जो हाइट वाले हो गए। अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे स्प्रिंग, ये हमारा स्प्रिंग है
है ना। अब उसके देखो ये हाइट मतलब क्या हो रहा है, उसका लेंथ बढ़ रहा है ना, डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब तो यहां पर भी देखो स्प्रिंग इतना है ना। अब जैसे इसको अगर तुम यहां पर इतना इसको ही स्ट्रेच करो, इसको इतना से स्ट्रेच कर दो और यहां पर कोई चीज बांध दो, अब ये क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। तो ड्यू टू उसका लेंथ बढ़ जाना, उसकी हाइट बढ़ जाना, डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन पे जब उसके मीन्स पोजीशन में चेंज होना, बस इसको ऐसे समझो, इसकी पोजीशन में अगर हम चेंज करते हैं, जैसे अभी ये इतना था L था, अभी इसको L2 कर दिए, ये अभी इतना लंबा इसको हाथ से खींच के हम लोग अपना कर दिए, है ना, अपना हाथ से इसको खींच करके इतना लंबा कर दिए। अब यहाँ पे अगर तुम कुछ रखोगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो किसी की पोजीशन में चेंज होने के कारण अगर उसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। भगवान राम को तुम लोग देखा होगा, उनका ऐसे करके धनुष रहता है, वो भी क्या है, यहाँ पे एक उनका गांडीव रहता है ऐसे, और वहां पे भगवान राम क्या करते हैं, ऐसे करके तीर मारते हैं और इसके पोजीशन को ही तो चेंज करते हैं। अब ये स्ट्रेच होकर के क्या होगा, यहां जाएगा, तो इसके पोजीशन, ये जो रबड़ जैसा सब्सटेंस रहता है, ये अब ये स्ट्रेच होकर के यहां आ गया। अब इसके देखो पोटेंशियल, इसके पोजीशन कितना ऐसे स्ट्रेच हो गया, अब इसमें एक एनर्जी डेवलप हो गई, तो ये भी, और यहां से फिर ये छोड़ेगा तो तीर ऐसे जाएगा। रामायण में देखता होगा, है ना, ये अंतिम चरण में युद्ध राम करते हैं, है ना, मेघ रामानंद सागर वाला कोविड में देखा होगा, या फिर बचपन में भी देखा होगा, हम लोगों ने तो बचपन में से ही देख देख के बड़े हुए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, तो हमारा जो पुराना जो साइंस है ना, हमारा जो पुराना स्क्रिप्चर्स है, उसमें भी आपका बेस्ट एग्जांपल्स देखने को मिल रहा है। तो ये जो बो है, हम बो एंड एरो जो है, ये भी हमारा किसका एग्जांपल हो गया, ये भी हमारा एग्जांपल हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। पता नहीं तुम लोग अप्रिसिएट कर पा रहे हो कि नहीं, लेकिन एकदम मस्त मस्त एग्जाम्पल हम तुम लोगों के लिए खोज खोज के दे रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी, जिस थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी को भी पढ़ते हैं आगे, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, पीई बराबर क्या होता है, mgh। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, छोटा छोटा फॉर्मूला है। m यहाँ पे हमारा मास है, g हमारा ग्रेविटी है ना, mgh, क्योंकि भाई और h हमारा क्या हो जाएगा, सोचो, हाइट हो गया। तो पीई बराबर क्या हो जाएगा हमारा mgh हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुमको ये याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस तुम्हें पूछ देंगे कभी ना कभी। आजकल को देखो ट्रेंड भी चल गया न्यूमेरिकल पूछने का, भाई यूपीएससी का दे लो पेपर, चाहे बीपीएससी का दे लो, चाहे अभी तो एईडीओ नया सर्विस ही बना है तो उसमें भी तुमको पूछ देगा, है ना। और एसएससी का तो भाई कहना ही क्या, एसएससी तो बिहार एसएससी तो पूछेगा ही, चाहे वो +2 लेवल हो या फिर ग्रेजुएट लेवल हो, क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। तो होप तुमको ये समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला पीई बराबर mgh करके याद रखना है, छोटा सा एग्जाम्पल है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हुए आप देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, देखो तुम अगर गौर करोगे तो काइनेटिक एनर्जी, जैसे वो हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये मोशन के कारण होता है, मोशन या स्पीड के कारण। वैसा एनर्जी, द एनर्जी विच इज डेवलप्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और स्पीड, सच काइंड ऑफ एनर्जी डेवलप्ड इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसको बहुत इजी है, इसको समझो एक फुटबॉल है ना, इसको तुमने एक जोरदार किक मारा, तुमने ये तुम्हारा 2.5 किलो का पैर 2.5 किलो का पैर है, इसने इसको जोरदार किक मारा। अब इसमें, अब ये मान लो यहाँ पे तुम बैठे हो, ऐसे करके तुम यहाँ पे आराम से बैठ करके फली डालमट खा रहा है और ये तुम्हारे थोपड़ा पे लग गया। अब यही फुटबॉल था जो तुमको आराम से तुम अपने साइकिल पे रखे हुए थे, तो तुम्हें चोट नहीं लग रहा था, लेकिन तुम्हारा ही दोस्त ने इसने क्या किया, एक किक दिया, एक किक लगाया। अब यही तुमको जितना कस के लगा कि तुम्हारा चेहरा ही पूरा काला हो गया, है ना। तो हुआ क्या, देखो फुटबॉल भी वही, यहां भी वही सेम फुटबॉल था, है ना।
यहाँ पे भी सेम फुटबॉल था, लेकिन हुआ क्या भाई, इसके स्पीड के कारण इसने एक एनर्जी ले लिया। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी मेरे दोस्त। उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो वैसा एनर्जी जो मोशन और स्पीड के कारण डेवलप्ड होता है कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस में, वैसे एनर्जी को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि एक इसका बहुत सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि फुटबॉल में हो गया, फुटबॉल में क्या होता है ना, बहुत तेज गोल मारता है तो भाई गोलकीपर रोक नहीं पाता है। तो वो क्यों नहीं रोक पा रहा है? लेकिन तुम अगर धीरे से फोर्स लगाओगे, अगर कम फोर्स लगाया तो गोलकीपर रोक देगा गोल पोस्ट में जाने से। क्रिकेट में भी वही होता है। क्रिकेट के भी देखो, क्रिकेट में क्या हुआ, क्रिकेट में अगर तुम कम जोर से बल्ला घुमाओगे तो कैच आउट हो जाओगे, छक्का नहीं जा पाएगा, है ना, सिक्स नहीं मार पाओगे, है ना। तो ये क्रिकेट में, हॉकी में भी सेम फुटबॉल ही जैसा तो होता है जी। उसके बाद तुम देखो कार, गाड़ी का भाई बहुत हमको शौक है ना। गाड़ी में अगर तुम देखो, पता नहीं कैसा गाड़ी बना दिया। अब जैसे यहाँ पे तुम्हारा ये कार है, अगर मान लो मेरा मेरा जो नया नया जब मैंने कार लिया था, तो मेरा जो भाई है उसने क्या किया, धीरे धीरे वो जा रहा था, एक इलेक्ट्रिक बिजली के खंभा में मार दिया। वो गरीमत ये रही कि बस वो गाड़ी एक नंबर पे धीरे धीरे लेकर के भी निकाल ही रहा था, और उसने जाकर के पुल में, तो हमारा गाड़ी का बस छोटा 8-10 हजार का डैमेज हुआ, है ना, 8 से 10 हजार का डैमेज हुआ। अगर वही सोचो, अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर या फिर 50 किलोमीटर में अगर आकर के ठोक देगा, तो गाड़ी भी वही, आदमी भी वही, पोल भी वही, लेकिन डिफरेंस कहाँ हो गया इसकी? इसका जो डैमेज था ये 8 से 10 हजार में ठीक हुआ, और इसमें कार का परखच्चा उड़ जाता। क्या उड़ जाता? कार का परखच्चा उड़ जाता, साथ साथ में जान माल का भी नुकसान होता। तो ये सारी चीजें हम लोग किस पे देखते हैं? ये बेस्ट एग्जांपल्स हमारा काइनेटिक एनर्जी का है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है ½ mv²। ये तुमको याद होना चाहिए, इसमें तुम कोई लिबर्टी नहीं ले सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, है ना, तुमको ये याद होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया? ½ mv²। यहाँ पे m क्या हो गया? m हो गया हमारा मास, और v हो गया वेलोसिटी, है ना। डिपेंड कर रहा है, क्योंकि देखो भाई मास यहाँ भी है, ये हाइट पे है ना, मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे v बोले तो वेलोसिटी। तो जितना वेलोसिटी बढ़ेगा, सोचो जितना वेलोसिटी होगा उसका स्क्वायर बढ़ेगा। तो सोचो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी देखता है ना। अब जैसे कुछ एग्जाम ओरिएंटेड एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि एक फ्लाइंग एरोप्लेन होता है, जो हमारा ये एरोप्लेन है ना, ये हमारा एरोप्लेन लगभग ऐसा ही होता है, भाई माफ करना अगर कैसे भी बनाया तो, है ना। ए फ्लाइंग एरोप्लेन के पास जो होता है, जो अगर एरोप्लेन हवा में है, ए फ्लाइंग एरोप्लेन, ये सब देखो, ये सब जो क्वेश्चन जो हम तुमको दे रहे हैं ना, ये एग्जाम में तुमको पूछ लेने का, है ना। फ्लाइंग एरोप्लेन के पास क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हाइट पे है, और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वो मोशन में भी है ना, उसकी मोशन बहुत तेजी से, स्पीड भी है। तो एक फ्लाइंग एरोप्लेन में, एक एरोप्लेन जो फ्लाई कर रहा है, जैसे ये एरोप्लेन फ्लाई, तो एक फ्लाइंग एरोप्लेन में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होता है। तो एक फैक्ट है, तुमको याद रखना पड़ेगा। यही सब फैक्ट पे जो तुम्हारा एप्लीकेशन बेस्ड है, देखो तुमको वहां पे साइंटिस्ट बनाने का भर्ती नहीं कर रहा है, तुमको एक ऑफिसर बनाने का भर्ती कर रहा है, जो भाई साइंस के कॉन्सेप्ट को तुम रियल लाइफ में निकाल पा रहे हो, लगा पा रहे हो कि नहीं, है ना। तो यही चीज है, फ्लाइंग एरोप्लेन सोच पा रहे हैं कि नहीं। छोटे छोटे थिंकिंग है, 9th-10th के साइंस के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपको वो आयोटा, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रेशन वगैरह नहीं पूछना है। हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जैसे हम लोग इंजीनियर है तो हम लोग हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बनाए हैं, है ना। BS ग्रेवाल वगैरह, इतनी मोटी मोटी किताबें एक सेमेस्टर में रहती थी हम लोग के इंजीनियरिंग के समय, लेकिन हम लोग को वो नहीं पढ़ना है, बस एप्लीकेशन बेस्ड। कि भाई आपका जो सिलेक्शन हो रहा है ना, आप ये देखो कि आप किस पोस्ट पे जा रहे हो। आप एक अधिकारी बन रहे हो, अधिकारी का काम वहां साइंटिस्ट गिरी करना नहीं है। अधिकारी का काम वहां पर है लोगों की समस्याओं को साइंटिफिक अप्रोच करके सॉल्व करना, है ना, सरकार चलाना। वहां पे तुमको सरकार को क्या करना है, ये करना है आपको, वहां पे ज्ञान का ये नहीं करना है, ज्ञान का बखान नहीं करना। इसीलिए तुम देखोगे कि जो PhD वाले भी होते हैं ना,
पीएचडी डिग्री, पीएचडी वालों का भाई वाकई में बहुत ज्ञान होता है। इधर के पीएचडी नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गए, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू के तुम पीएचडी के रहोगे तो वो एक एक टॉपिक पे, जैसे काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी पे वो बुक लिख सकते हैं, इतने उनके पास नॉलेज होती है और इतनी पढ़ाई उनको की जाती है। लेकिन तुम गौर करोगे ये लोग का सिलेक्शन नहीं होता है एग्जाम में। इसके लिए भी इनको अपने से बहुत नीचे स्तर पर आकर के ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ती है, बिकॉज ये एक अलग मार्जिन, या यही कंपटीशन को क्या करता है, टफ बना देता है। यही चीज कंपटीशन को क्या करता है, टफ बनाता है। और लोग न्यूज में आता है कि पीएचडी वालों ने अप्लाई की, चपरासी में नौकरी। भाई दोनों का अलग अलग चीज है ना। जैसे तुम देखोगे एसएसबी वगैरह, या जितना भी जो तुम्हारा पुलिस का, जो बिहार पुलिस वगैरह का भर्ती होता है, उसमें उसको वो नहीं करना चाहिए, जितना इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है ऑफिसर से बस आपको मानना है, यही उस पोस्ट की डिमांड है। और जिस पोस्ट की जो डिमांड होती है ना, उसी के अनुसार आपका सिलेबस प्रायोरिटाइज होता है। वहां पर ये आपको ये नहीं देखा जा रहा है भाई, आपको अगर पीएचडी करके अगर आपको एक +2 लेवल क्लर्क की जॉब करनी है, तो भाई क्लर्क का काम होता है ऑफिसर का इंस्ट्रक्शन को फ्रेम करना, ऑफिसर का जो इंस्ट्रक्शन दिया सरकारी काम को जैसा लिखा हुआ है वैसा काम करना। पॉलिसी मेकिंग आईएएस का काम होता है, आईपीएस का काम होता है, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, इसीलिए उनको ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम, थिंकिंग बेस्ड सवाल पूछते हैं, है ना। और जो ये क्लर्कियल पोस्ट हो गए, या फिर जो चपरासी के पोस्ट हो गए, ग्रुप डी के जो पोस्ट हो, उसको सिर्फ अप्लाई करना है। इसीलिए देखोगे तुम जाको पटना में, उसको बोल दिया मारो लाठी, तो वो लाठी मार लाठी, वो सोचेगा भी नहीं कि इंजीनियर है भीड़ में, कि डॉक्टर का प्रोटेस्ट हो रहा है, कि तुम्हारा लॉयर का प्रोटेस्ट हो रहा है। उस सब कोई, सबसे कोई मतलब नहीं, उसको बस सीधा है, उसका यही है कि हमको यहाँ से जो ऊपर इंस्ट्रक्शंस आया है वो नहीं देखता है। वो देखते हो ना री एग्जाम जो बीपीएससी का हुआ था, उसमें कितना प्रोटेस्ट हुआ भाई। एक इंजीनियर बंदे को, इंजीनियर भाई असिस्टेंट इंजीनियर है भाई, उसका एक मन है बीपीएससी प्रशासनिक सेवा में जाने का। पीएचडी डिग्री होल्डर को एक 12th क्लास का जो एग्जाम देकर के बिहार पुलिस बना है, वो उसको मार के माथा फोड़ दिया है ना। तो ये सारी चीजें, ये डिमांडिंग चीजें होने के कारण ही ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। और बिहार वगैरह में ना ये सब चीजें ज्यादा है, बिकॉज देखो जो भी ऑफिसर क्लास के जो तैयारी करते हैं बच्चे, वो थोड़े कम होते हैं। और क्योंकि उसके कारण है ना भाई, 12th के बाद ही घर से प्रेशर होने लगता है कि भाई तुमको कुछ लाइफ में करना है। और वो बच्चा क्या करेगा, अब हायर पढ़ेगा क्या, अब बस सिंपली ग्रुप डी की तैयारी, रेलवे की तैयारी, और बिहार पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी या आर्मी की तैयारी, वो 10th और 12th लेवल पे ही करने लग जाता है, और उसी में अपना जीवन आगे करता है। और आज नहीं तो कल सिलेक्शन होता ही है ना। तो वो इतना सोचते नहीं है। जो हायर थिंकिंग जो पोजिशन है, हायर जो थोड़ा औहदे वाले हैं, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें अब बताओ इसमें क्या होगा। मान लो तुम जाकर के क्या केस करेगा, कांस्टेबल तुमको मार के चूर दिया, हम सीधा बोल रहे, कांस्टेबल मार के तुम क्या करोगे। कांस्टेबल सीधा बोलेगा कि भाई हमको दरोगा बोला था। दरोगा भी क्या होता है, वनडे एग्जाम से आता है, बुरा मत माना, लेकिन दरोगा एक ऑफिसर है। लेकिन उसमें भी देखो 2 एग्जाम, तो जैसे जैसे एग्जाम्स बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाता है। इस कारण से तुम देखोगे फिर दरोगा क्या बोलेगा, डीएसपी साहब बोले थे, इंस्पेक्टर साहब बोले थे। तो आप किस पे ये करोगे। तो भाई ये और ये दूसरा बात है ना कि ये डिमांडिंग भी है। आप अभी सर्विस के बाहर हो, इसलिए आपको थोड़ा सा क्रोध या गुस्सा आता होगा, लेकिन कल को आप सर्विस में जाओगे ना, तो आप भी वही काम करोगे जो बेचारे वो भी कर रहे हैं। उनको भी मारने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर मारेंगे नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, उनकी नौकरी जाएगी। तो यही एक कश्मकश है जो स्टूडेंट और पुलिस के बीच भिड़ंत का कारण बनती है। चलो बहुत हो गया हम लोग अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हमारा अगला टॉपिक है पावर, है ना। देखो अब पावर की बात आई भाई, पावर के लिए तो सब पढ़ रहा है। बिहार में पढ़ता है क्यों है, नौकरी चाहिए क्यों भाई। उससे ज्यादा कॉर्पोरेट में लोग कमाता है। जितना जो इंजीनियर लोग है, जितना इंजीनियर वाला और ये एमबीए वाला है, इसको अच्छा खासा पैकेज मिलता है ना। 8 लाख 10 लाख का पैकेज, एक डिसेंट पैकेज है। बिहार वगैरह पटना में अगर तुमको इतना का पैकेज है, 60-70 हजार रुपये महीना कमा रहे हो, तो तुम आराम से रह सकते हो, हंसी खुशी तुम्हारा परिवार चलेगा। लेकिन लोग क्यों सॉरी 1-1 लाख का पैकेज छोड़ करके क्यों आना चाहता है 60,000 या लेवल 9 पे, जबकि उसका जो प्रोफेसर का जॉब छोड़ करके जबकि प्रोफेसर का जो पे स्केल होता है लेवल 13 का जॉब होगा, वो आएगा अंतिम में
लेवल 9 का, लेवल 6 का दरोगा। बिहार में तो दरोगा का भौकाल है, सबको पता है ना। वो लेवल 6 का जॉब, लेवल 9 का जॉब छोड़ करके, क्यों भाई? क्योंकि पावर, है ना। तो चलो हम लोग भी देखते हैं कि पावर आखिर होता क्या है ना। हम लोग देखेंगे कि पावर आखिर कहते किसको है। फिजिक्स में पावर का मतलब तो भाई बिहार में तो सबको पता ही होता है। पावर का मतलब क्या होता है? अब ये मत बोल देना कोई कि पावर का मतलब शक्ति होता है। शक्ति तो कपूर है ना जी। चलिए देखिए, पावर, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये क्या होता है? हमारा पावर होता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। देखो ये ऑफन कंफ्यूज होता है एनर्जी से। एनर्जी का भी डिफिनेशन यही कहीं की बुक लिखता है, और ये थोड़ा सा इसमें स्लाइट डिफरेंस होता है पावर और एनर्जी में, अभी हम लोग देखेंगे, है ना। तो P बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ पावर होता है वॉट। क्या होता है? वॉट। और ये किसके नाम पे रखा गया है? जेम्स वॉट के नाम पे। जेम्स वॉट के कुछ सम्मान में ये रखा गया है। तो एसआई यूनिट बराबर पावर का क्या हो गया? एसआई यूनिट बराबर हो गया वॉट हो गया। ये पूछ देता है। अब इसकी कुछ कमर्शियल रीडिंग देखते हैं। कमर्शियल में इसको क्या बोलते हैं? देखो, वॉट बराबर 1 वॉट बराबर क्या होता है? अब सोचो ना, यही पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। यानी देखो, किसी का ऐसा यूनिट निकालना हो ना, तो इसको बस 1 वॉट अपॉन 1 सेकेंड, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? और इसको ऐसे करके वर्क का यूनिट क्या होगा? जूल। वर्क का ऐसा यूनिट जूल और सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं वॉट। ये तुम लोग 3-4 बार प्रैक्टिस करेगा ना, तो तुम लोग ये ऐसा यूनिट याद करना भूल जाएगा। बस कुछ जो बेसिक है वो तुमको याद रखना है, बाकी तुम आराम से निकाल सकते हो। जूल का, वर्क का क्या होता है? जूल होता है। जूल पर सेकेंड हो गया वॉट, है ना। तो 1 वाट कभी कभी पूछ देगा ऐसा यूनिट में। 1 वाट बराबर, 1 वाट बराबर, है ना, 1 वाट बराबर क्या होता है? जूल पर सेकेंड होता है ना। अब देखो कुछ कमर्शियल रीडिंग, क्योंकि डोमेस्टिक में अभी बिजली विभाग जो आता है, देता है, जो तुम्हें कनेक्शन दिया है, उसमें अलग चलता है ना। तो 1 वाट, 1 किलो वाट बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻³ वाट। यूनिट डायमेंशन में तुम लोग को पढ़ाए हैं, जो देखा है जाकर वीडियो देखेगा, है ना। किलो में 10⁻³ हो जाता है ना। और मेगा में क्या हो जाता है जी, बताओ? मेगा में हो जाता है 10⁻6 वाट, है ना। तो 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ यानी 1000 वाट, और 10⁻6 मेगा में हो जाता है। अब जैसे देखो, तो जब जो हम लोग जो रियल जो होता है ना, एक होता है हॉर्स पावर। कभी मोटर खरीदने गया है? कहीं मोटर खरीदने जाएगा ना, तो बोलेगा, जैसे CRI का जो समरसेबल होता है ना, समरसेबल जो जैसे पानी टंकी पे चढ़ता है, उससे पूछेगा कितना HP का मोटर दे, तो उसको बोलते हैं हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वॉट। एक बार इसमें क्वेश्चन पूछा था दरोगा में कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, है ना, पूछ दिया था व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। बच्चा लोग का दिमाग घूम गया था। प्रैक्टिकली सब लोग वॉट वॉट किया, कोई वॉट मारा, कोई KWH मारा, वहीं पे HP था, और एगो नन ऑफ द एबव था, है ना, नन ऑफ दिस था, है ना। तो ये गलत मार के सब ये मार के आ गया, लेकिन एक्चुअल में क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ये होता है, यानी हॉर्स पावर इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। ये हम लोग थियोरेटिकल है ना, ये थियोरेटिकल। लेकिन जब लोग बड़े बड़े मशीनरीज पे काम करते हैं, जो हमारा इंडस्ट्रीज पे बड़ा बड़ा मशीन होता है, जो हैवी इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे BHEL में तुम्हारे कोई भैया होंगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड वगैरह, या फिर तुम्हारा जो रेलवे का चक्का उक्का जहाँ कारखाना बनता है, वहाँ पे HP में इंजन होता है। इंजन का रीडिंग भी होता है HP के इंजन में। जिसके का भैया वो लोको पायलट होगा ना, तो उसको पता होगा, वो जो ट्रेन होता है ना, वो भी HP में होता है उसका पावर। तो 1 HP बराबर क्या है हम लोग जानते हैं? 1 HP बराबर, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट। इसको तुमको याद रखना है, कोई सुनवाई नहीं है ना। अब जैसे देखो,
एक चीज और छोटा सा चीज है, 1 वॉट इज इक्वल टू होता है 1 वॉट सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं 1 जूल। अभी देखो हम लोग यहाँ पे देखे हैं ना जी, यही ना देखे हैं 1 वॉट अपॉन 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, है ना, वही चीज तो है मल्टीप्लाई में, है ना, उसी को क्या बोलते हैं 1 जूल बोलेंगे तो 1 वाट आवर। अब इसमें एच से मल्टीप्लाई करो, आवर मल्टीप्लाई करो, है ना, 1 वाट आवर कितना हो जाएगा 1 वाट आवर बराबर 3600 जूल होता है। ये तुमको याद करना है, इसका डेरिवेशन तुमको उतना ध्यान नहीं लगना है, बस अभी याद रखना है। 1 kWh होता है क्या 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये तुमको याद रख लेना। जो तुम जो हमारा एक इसी को बिजली विभाग में बिहार वगैरह में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में इसी को एक यूनिट भी कहते हैं। 1 kWh को 1 यूनिट भी कहते हैं। तो यानी अगर इसी पे तुम्हारा ये क्या होता है बिजली का बिल आता है, जैसे कि होता है ना, अभी देखो बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री है, तो ये यूनिट क्या हुआ, ये यूनिट यही 1 kWh को बोलते हैं। यानी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल अगर एनर्जी हम कंज्यूम कर लेते हैं तो इसका मतलब हम लोग कितना कंज्यूम करेंगे 1 किलोवाट पर आवर। 1 किलोवाट आवर जब हम लोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं 1 यूनिट बोलते हैं। और ये डोमेस्टिक यूनिट होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 1 kWh याद रखना, कभी कभी पूछ देगा स्टैटिक में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1 यूनिट। और इसी में बिजली का जो दर होता है 5 रुपया, कहीं कहीं 7 रुपया, है ना। तो अभी जो 125 यूनिट फ्री है, अगर मान लो अगर बिहार में 5 रुपया रूरल एरिया का अलग होता है पर यूनिट जो दाम होता है, रूरल एरिया का थोड़ा सस्ता होता है, कमर्शियल एरिया का ज़्यादा महंगा होता है, डोमेस्टिक एरिया का उससे कम महंगा होता है ना। तो मान लो रूरल एक गांव में 5 रुपये पर यूनिट है बिजली का दाम, तो सोचो 125 गुने 5, जो आंसर आएगा उसको इतना छूट मिल रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसको गवर्नमेंट सब्सिडी दे करके, तो यही एक यूनिट होता है। अधिकतर बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, तो सोचा है आपको ये समझा दे, है ना। अब जैसे एक चीज और लास्ट में अभी हम लोग यहाँ इधर देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गैप में यहाँ पे एक देख लेते हैं। जैसे देखो एक वाट हो गया, किलो वाट हो गया, मेगावाट हो गया, है ना, एंड एचपी हो गया। ये पावर का यूनिट है। जैसे तुम बिजली विभाग में कभी जाएगा तो पूछेगा कितना मेगावाट बिजली आ रहा है, वहां मेगावाट चलता है। तुम्हारे घर में कितना किलोवाट का कनेक्शन लीजिएगा जी, है ना। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन, तुम कनेक्शन लेता है ना, तो तुम पावर का कनेक्शन लेता है, लेकिन जो तुम कंज्यूम करता है वो एनर्जी करता है, जैसे कि वॉट सेकेंड, वॉट आवर और किलोवाट आवर, है ना। तो यही एक यूनिट होता है, ये किलो kWh। तुम अपने मीटर रीडिंग में देखना kWh दिखाएगा, है ना। वर्क एंड एनर्जी इसी को हम लोग कहते हैं। तो ये एनर्जी का यूनिट हुआ, तो कभी कंफ्यूज नहीं करना है। वॉट, किलोवाट, मेगावाट, एचपी ये पावर का यूनिट है, और वॉट सेकेंड, वॉट आवर, किलोवाट आवर ये हमारा एनर्जी का है यूनिट। तो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो होप तुमको ये समझ में आया होगा। हम लोग इसको फटाक से एक बार समराइज कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने देखा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा वर्क के बारे में, है ना। वर्क को देखा, अच्छे से समझा, वर्क के फॉर्मूलाज, वर्क का ऐसा यूनिट वगैरह हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। वर्क को डिस्कस करने के बाद एफ कॉस थीटा उसका फॉर्मूला वगैरह देखा। उसके बाद हम लोगों ने एनर्जी, इसमें टाइप्स ऑफ एनर्जी बहुत सारा देखा है। उसी में देखो बहुत सारा न्यूक्लियर एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो एनर्जी मिला उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोल दिया। ग्रीन एनर्जी आजकल चलन में है, तो ग्रीन एनर्जी किसको बोलते हैं, ग्रीन एनर्जी वैसे एनर्जी को बोलते हैं जिसमें कि कार्बन का यूज नहीं होता। मतलब उसको वो जो बिजली उत्पन्न हुआ है वो क्या हुआ है ना, कि हम लोग उसमें कोयला वगैरह या कोई फॉसिल फ्यूल नहीं जलाए। जैसे कि पवन चक्की, हाइडल पावर प्लांट। हाइडल पावर प्लांट में क्या होता है, नदी होता है, नदी पहाड़ से ऐसे गिर रही होती है, यहाँ पे एक टरबाइन लगा दिया। अब इसमें सोचो नदी आराम से पानी गिर रहा है, चक्का चल रहा है, ये पवन चक्की, ये चक्की घूमता है, टरबाइन, यहाँ पे बिजली ऑफिस बना दिया जनरेटर वाली इसके अंदर, और यहाँ से 3 गो सप्लाई
निकाल दिया, तो ये क्या होगा, जिसमें कि कार्बन का यूज नहीं हुआ, जिसमें कि कोई भी हम इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं किए, तो वैसे एनर्जी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन एनर्जी। कैसे एनर्जी बोलते हैं, ग्रीन एनर्जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो एनर्जी मिला उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे, है ना। फिर हमारा हीट एनर्जी भी होता है, तो हीट में हम लोग अलग देखेंगे, हीट को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। हीट क्योंकि इंपॉर्टेंट थीम है, बीपीएससी से सवाल पूछता है ना। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग जानते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी वही हाइडल पावर प्लांट, है ना, जिसको रिन्यू कर सकते हैं, है ना। एक होता है कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल जैसे कोयला जलाते हैं, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, बाढ़ वगैरह जाएगा एनटीपीसी में, उसमें क्या करता है, एक थर्मल पावर प्लांट में कोयला को एक बड़ा सा में जलाया जाता है, और इसके साइड साइड में क्या लगा रहता है, पाइप लगा रहता है, और इसमें एक साइड से इनलेट पाइप का रहेगा नदी में, नदी से पानी लेगा और ये जलाएगा, और यहाँ से स्टीम चक्की चलाया, यहाँ पे जनरेटर लगाएगा। जनरेटर का क्या काम है, चक्का से बस बिजली बनेगा, डायनामो इफेक्ट पढ़ेंगे, और यहाँ से तुम्हारे घर में सप्लाई जाता है। तो ये हो गया, यहाँ से तुम्हारा कोयला जो जलता है वो धुआं आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। कभी इस पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, है ना। हम लोग इंजीनियरिंग में हम लोग गए थे देखने, ये बहुत बड़ा सिस्टम होता है। इसके ऊपर हमारा एक सेमेस्टर का एक पूरा पेपर था पावर प्लांट इंजीनियरिंग का, है ना। तो उस सब पे हम लोग अभी हम लोग बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को ये चीजें हैं। और अगर कुछ छूटा होगा तो तुम कमेंट करके बता देना, उसकी वीडियो सेपरेट मिल जाएगी तुम्हें। बाकी का अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर अच्छा लगा हो यार, तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हम लोग सारे 4-5 लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ठोक देना, है ना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से ख्याल रखो, खूब पढ़ो, आगे बढ़ते रहो, है ना। चलो स्टॉप करता हूँ।